नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान नदी अफवाह तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों अफवाह तंत्र के बारे में। जो राजस्थान का अफवाह तंत्र है वो क्या है। पहला आता है इसमें आंतरिक अफवाह तंत्र। वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है दोस्तों, परंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है। यानी वे नदियाँ जहाँ से निकलती है वो निश्चित होता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी ये निश्चित नहीं होता है। वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं दोस्तों। इसमें आंतरिक प्रवाह तंत्र केवल राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र 60% आंतरिक अफवाह तंत्र है दोस्तों, जिसमें पहला आता है आपके घग्गर नदी। घग्गर नदी जो दृश्यवती नदी, मृत नदी और प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ये आपके शिवालिका की पहाड़ियों से निकलती है, जो कालका हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ की पहाड़ियों से निकलकर ये टीबी गांव है जो हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश होता है। टिब्बी गांव से ये राजस्थान होते हुए हनुमानगढ़ से होते हुए सिरिंध गंगानगर से अब्बास फोर्ट जो पाकिस्तान में चली जाती है। ये राजस्थान की दो सभ्यता है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता और रंग महल सभ्यता इनके पास से होकर गुजरती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इस जो नदी है ये घग्गर नदी, इसे नाली कहा जाता है दोस्तों। जो घग्गर नदी है उसे नाली कहा जाता है, और पाकिस्तान में ये नदी इसको हरका कहा जाता है दोस्तों। पाकिस्तान में इसे हरका कहा जाता है। तो देखिए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जिसका प्रवाह है 465 किलोमीटर, यानी ये 465 किलोमीटर लंबी है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र यानी घग्गर नदी के पार्ट को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है दोस्तों। जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। अभी हमने बताया था आपको। घग्गर नदी में बाढ़ आने पर इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। यानी अगर बाढ़ आ जाती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान चला जाता है, वरना नहीं जाता है दोस्तों। पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह को हरका कहा जाता है दोस्तों। पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह को हरका कहा जाता है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता, जो कांस्य युगीन सभ्यता के दो स्थल कालीबंगा और रंग महल की खोज की गई है दोस्तों। ये आप मानचित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये घग्गर नदी शिवालिका की पहाड़ियों से निकलती है। आगे हम बात करेंगे दूसरी कांतली नदी, जो खंडेला की पहाड़ी शिखर से निकलती है दोस्तों। यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, जो सीकर होते हुए झुंझुनू जाती है दोस्तों। ये सीकर के गणेश्वर सभ्यता जहाँ से ये गुजरती है उसके पास में भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता वहाँ मिलती है दोस्तों, और इसे तोरावटी कहा जाता है। कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ये राजस्थान के अंदर बहने वाली है दोस्तों। 100 किलोमीटर, यानी ये राजस्थान में 100 किलोमीटर बहती कांतली नदी के प्रवाह को तोरावाटी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में इस प्रवाह को तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी के किनारे नीम का थाना क्षेत्र सीकर में ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई है दोस्तों। जो नीम का थाना क्षेत्र है दोस्तों सीकर में, वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई है। तीसरी आती है आपके काकनय नदी, जो कोठारी की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है जैसलमेर में, और ये जैसलमेर तक ही सीमित है दोस्तों, और इसे बुझ झील कहा जाता है जैसलमेर में। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है दोस्तों। ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है,
और जो दूसरी थी आपके कांतली नदी, ये राजस्थान के प्रवाह क्षेत्र की सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी थी, 100 किलोमीटर। ये जैसलमेर में मीठे पानी की बुद्ध झील का निर्माण करती है दोस्तों। ये जो आपके नदी है, ये जैसलमेर में मीठे पानी की बुद्ध झील का निर्माण करती है दोस्तों। कौन? कान्ह नदी। चौथी आते हैं आपके रावी नदी। रावी नदी का दोस्तों उद्गम है जैसलमेर की सेवर की पहाड़ियों में, और ये जैसलमेर होती हुई आपके हरियाणा अलवर होते हुए ये हरियाणा पहुंच जाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान से हरियाणा जाती है दोस्तों। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान से हरियाणा जाती है। साबी नदी अलवर ज़िले की मुख्य नदी है दोस्तों। ये जो साबी नदी है वो अलवर ज़िले की मुख्य नदी है। आप मानचित्र में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कांतली नदी दिखाई गई है और यहाँ पे ये जैसलमेर की जो बुद्ध झील है उसे दिखाई गई है। पांचवा आता है आपके रूपारेल नदी, जिसे रूप नारायण लवारसी लसवरी कहा गया है। ये आपके उदयपुर की उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती हुई भरतपुर जाती है दोस्तों, जहाँ पर मोती झील बांध बना हुआ है नौह सभ्यता के पास भरतपुर में। रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में नौह सभ्यता की खोज की गई है दोस्तों, जो लोह युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। लोह युगीन सभ्यता नौह सभ्यता कहलाती है। इसके अलावा रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी दोस्तों ये सलेमाबाद अजमेर से निकलती है, जहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थल है। जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कहाँ है दोस्तों? सलेमाबाद, अजमेर के सलेमाबाद में। ये रूपनगढ़ नदी अजमेर के रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों। ये आपके सलेमाबाद से निकलकर जयपुर की तरफ बहती है। सातवां आता है आपके मनसा नदी, मंदा नदी या मेड़ा नदी, जो मोहनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और केवल जयपुर में इसका अपवाह क्षेत्र है। राजस्थान में आंतरिक अपवाह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दोस्तों सांबर झील को माना जाता है। सांबर झील में मिलने वाली नदियाँ, जो सांबर झील में दोस्तों रूपनगढ़ नदी है, ढूंढ है, मंथा, खारी, खंडेला, ये सारी नदियाँ हैं जो सांबर झील में मिलती हैं। सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाती है कौन सी? ये ढूंढ झील है जो सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लेकर आती है, इससे इसका पानी खारा हो जाता है। ये उत्तर के क्षेत्र की नदियां हैं और ये दक्षिण में आपके रूपनगढ़ आता है। दक्षिण से केवल रूपनगढ़ नदी बहती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र के बारे में दोस्तों। वह नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती हैं वह अरब सागरीय नदी तंत्र कहलाता है दोस्तों। अरब सागरीय नदियां ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है, जिसे एस्टुरी कहा जाता है। ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है दोस्तों। राजस्थान में कुल अपवाह क्षेत्र 16% आबादी अरब सागरीय नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र है दोस्तों। राजस्थान में कुल अपवाह क्षेत्र का 16% अरब सागरीय नदी का अपवाह क्षेत्र है। अरब सागरीय नदी के प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। नदी तंत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? पहली आती है लूणी नदी। लूणी में आपके लीलणी, मीठड़ी, बाठड़ी, जोजरी, सूकड़ी, जवाई, सागी, ये आपके नदियाँ लूणी नदी में मिलती हैं दोस्तों। इसके अलावा पश्चिमी बनास नदी में सीपू नदी मिलती है और साबरमती नदी के अंदर दोस्तों हथमेती, शेई, वर्तक, मानसी, वाकल, ये जो सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं वो साबरमती नदी में मिलती हैं जाकर। और इसके अलावा लास्ट में आता है माई नदी, जो इसमें सोम, जाखम, लाखन, चाप, अनास, एरा और ईरू, ये नदियां हैं जो मिलती हैं इसके अंदर। पहले हम बात करते हैं माई नदी के बारे में दोस्तों। आदिवासियों की गंगा कहलाती है ये। कांठल की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है और दक्षिण राजस्थान की गंगा भी से कहते हैं दोस्तों। इसके 3 नाम हैं, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की गंगा। इसका उद्गम मेहनत झील थार मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। राजस्थान में इसका प्रवेश खाटू बांसवाड़ा से है।
प्रवाह क्षेत्र इसका बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। राजस्थान के ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में बहती है और इसकी समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी गुजरात में है दोस्तों। ये देखिए आप, ये यहाँ से महद झील धार मध्य प्रदेश से ये शुरू होती है दोस्तों। इसे माही नदी है। ये आपके खाटू बोरवाड़ा, जो बांसवाड़ा का खाटू है, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर ये समा जाती है। इसमें आपके अनास नदी इसके अंदर विलीन होती है, एराव नदी इसके अंदर विलीन होती है, जाखम नदी है जो इसके अंदर विलीन होती है, सोम नदी है जो इसके अंदर विलीन होती है। इसके बारे में आगे हम विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई तो 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। इसकी विशेषता है दोस्तों, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसा कि अभी आपने मानचित्र में देखा था दोस्तों, ये यहाँ पर आपकी कर्क रेखा है। इस कर्क रेखा को ये माही नदी यहाँ से 2 बार काटती है, यानी एक उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू के आकार बनाती है। माही नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है तथा दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है दोस्तों। यानी ये जो नदी है माही नदी, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से निकलती है और दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है, यानी अंग्रेजी के उल्टे यू का वर्ण का निर्माण करती है दोस्तों। प्राचीन काल में माही बेसिन को पुष्प प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। प्राचीन काल से ही जो माही बेसिन है उसे पुष्प प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है इसमें जो विलीन होती है नदियाँ, उनके बारे में। जाखम नदी दोस्तों, इसका उद्गम भंवर माता की पहाड़ियाँ जाखमिया ग्राम प्रतापगढ़ से होता है। इसका उद्गम, इसका प्रवाह क्षेत्र दोस्तों ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहती हैं और इसकी समाप्ति स्थल माही नगर बेणेश्वर डूंगरपुर में इसका समाप्ति स्थल होता है दोस्तों। दूसरी आती है सोम नदी। इसका उद्गम स्थल बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है इसका उद्गम, और इसका प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर उदयपुर में है और ये माही नदी में विलीन हो जाती है डूंगरपुर में आकर। आगे आता है आपके अनास नदी। इसका उद्गम आबोर ग्राम की पहाड़ियाँ जो एमपी में है, और राजस्थान में इसका प्रवेश मेलडी खेड़ी बांसवाड़ा से है दोस्तों। इसका प्रवाह राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है और इसकी समाप्ति माही नदी के गलियाकोट में हो जाती है दोस्तों। इसकी विशेषता, माही नदी में सबसे अंत में मिलने वाली ये सहायक नदी है दोस्तों। ये जो नदी है वो माही नदी में सबसे अंत में मिलती है, अनास नदी। इसके आगे आता है एराव नदी। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत एमपी में होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश दोस्तों कुशलगढ़ बांसवाड़ा से है। इसका प्रवाह क्षेत्र ओनली सिर्फ बांसवाड़ा में है दोस्तों, और ये समाप्त माही नदी में जाकर समाप्त हो जाती हैं बांसवाड़ा में। इसकी विशेषता, माही नदी में सबसे पहले गिरने वाली सहायक नदी हैं दोस्तों। माही बजाज सागर परियोजना में सबसे पहले मिलने वाली नदी है एराव नदी। एराव नदी है दोस्तों, वो सबसे पहले मिलती है माही नदी में, और ये माही बजाज सागर परियोजना में मिलने वाली सहायक नदी हैं। ये आपको अभी जो चित्र दिखाया गया था उसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों। इसमें आपको बताया गया है कि ये जो माही नदी है इसके अंदर एराव नदी, ईरू, लाखन, चाप, जाखम, सोम, मोरेन और अनास ये नदियां हैं जो मिलती हैं। इसका समाप्ति स्थल यहाँ पे हो जाता है दोस्तों राजस्थान में। इसके बाद आते हैं हम लूणी नदी पर दोस्तों। जो लूणी नदी है उसकी बात करते हैं। इसे लवणवती नदी कहा जाता है। सागरमती नदी इसका प्राथमिक नाम है दोस्तों। अंत्य सलीला इसको कालिदास ने नाम दिया था। मरुवर्दा इसका वैदिक साहित्य नाम है दोस्तों। आदि खारी और आदि मीठी नदी भी इसे कहते हैं। इसका उद्गम स्थल नागपाड़ अजमेर से दोस्तों। जो अजमेर की नागपाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। इसका प्रवाह क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर में इसका प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों।
जो लूनी नदी है वो राजस्थान के अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसका समाप्ति कच्छ का रण गुजरात में होती है दोस्तों। ये आपको यहाँ पे चित्र से दिखाया गया है दोस्तों, देख लीजिए। ये जो अजमेर की नाग पहाड़ है, यहाँ से ये निकलती है। इसमें एक सागरमती, गोविंदगढ़, सरस्वती नदी इसमें विलीन होती है। और ये नदी नागौर होते हुए पाली, जोधपुर, बाड़मेर जाके कच्छ का रण गुजरात में विलीन हो जाती है दोस्तों। इसके बाईं ओर से ये एक ही नदी है, जोजरी नदी, जो इसमें विलीन होती है दोस्तों। जो लूनी नदी है उसके बाईं तरफ सिर्फ एक ही नदी विलीन होती है, जोजरी नदी। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी नदी हैं दोस्तों, मीठड़ी, लीलनी, बाठड़ी, बांकली, सूकड़ी, ये जो नदियाँ हैं, सागी, ये आपके दूसरी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों इसकी, लूनी नदी की। लूनी नदी की दोस्तों कुल लंबाई 356 किलोमीटर है और राजस्थान में 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी 26 किलोमीटर। ये राजस्थान के बाड़मेर से आगे होते हुए गुजरात के रण तक, कच्छ के रण तक पहुंचने में 26 किलोमीटर लगते हैं दोस्तों इसको। इसकी विशेषता थार के मरुस्थल की ये मुख्य नदी है दोस्तों। लूनी बेसिन में प्राचीन जलोढ़ मृदा बांगर का विस्तार है दोस्तों। जो जलोढ़ मृदा है वहाँ का इसका विस्तार है। लूनी बेसिन का उत्तरी भाग थली कहलाता है। जो लूनी बेसिन का उत्तरी भाग है दोस्तों वो थली कहलाता है दोस्तों। ये जो उत्तरी भाग है यहाँ का ये थली कहलाता है। लूनी बेसिन को या लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर में रेल या नेड़ा कहते हैं दोस्तों। इसके उत्तरी भाग को तो थली कहा जाता है दोस्तों, और इसके जो लूनी बेसिन है या लूनी नदी है, इसके प्रवाह क्षेत्र को जालोर में दोस्तों रेल या नेड़ा कहा जाता है। जालोर में लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा, बाड़मेर में राजस्थान का सबसे प्राचीन मल्लीनाथ पशु मेला भरता है दोस्तों। जो लूनी नदी है उसके किनारे तिलवाड़ा, बाड़मेर में दोस्तों, तिलवाड़ा, बाड़मेर के तिलवाड़ा में राजस्थान का सबसे प्राचीन मल्लीनाथ पशु मेला भरता है दोस्तों। पुष्कर की पहाड़ियों में अतिवृष्टि होने पर बालोतरा में बाढ़ आ जाती है इस नदी के कारण। जो लूनी नदी है दोस्तों, अगर पुष्कर की पहाड़ियों में अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है दोस्तों। इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों, लीलनी नदी लूनी नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है दोस्तों। ये सोजत पाली से होकर लूनी नदी में विलीन हो जाती हैं। दूसरी आती है बाठड़ी नदी, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कहलाती है दोस्तों बाठड़ी नदी। इस पर हेमवास बांध बना हुआ है, जो हेमवास पाली से ये होकर आती हैं लूनी नदी में। तीसरी है जोजरी नदी, जो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है दोस्तों। ये लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है दोस्तों। ये नागौर से जोधपुर होते हुए लूनी में मिलती है दोस्तों। और इसका उद्गम स्थल नागौर का पोंडलू ग्राम है दोस्तों। नागौर के पोंडलू गांव से ये निकलती है दोस्तों। इसके बाद आती है आपके सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी, इस पर बांकली बांध बना हुआ है दोस्तों। ये सूकड़ी नदी जालोर पाली के बीच बांकली बांध बनाती है। जालोर और पाली के बीच में बांकली बांध का निर्माण करती है। जालोर की स्वर्णगिरी दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। जो जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग है वो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और जवाई नदी, ये नदी लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों, जवाई नदी। इस पर जवाई बांध बना हुआ है। जवाई नदी की सहायक नदी मथाई नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। जवाई नदी की भी एक सहायक नदी है दोस्तों, वो है मथाई नदी। जैसे सूर्य के उपग्रह हैं दोस्तों चंद्रमा, पृथ्वी है, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है चांद, चंद्रमा, वैसे ही जो जवाई नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। परंतु जो जवाई नदी है उसकी एक सहायक नदी है दोस्तों मथाई नदी, जो रणकपुर जैन मंदिर के पास में, इसके किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। इसकी ओर खारी नदी सहायक नदी है दोस्तों।
खारी नदी इसकी एक और सहायक है, इसे सूखड़ी द्वितीय कहा जाता है। जवाई नदी में साइला, जालौर में खारी नदी आकर मिलती हैं, इसे पश्चात सूखड़ी द्वितीय के नाम से जानते हैं। जवाई नदी में साइला जो जालौर में है, खारी नदी आकर इसमें मिल जाती है, इस कारण इसे सूखड़ी नदी कहा जाता है। इसके बाद आता है सागी, जो जसवंतपुर पूरा पहाड़ियों से निकलती है जालौर से। इसका प्रवाह क्षेत्र जालौर बाड़मेर में है दोस्तों। समाप्ति ये लूनी नदी बाड़मेर में हो जाती है। लूनी नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी है दोस्तों सागी नदी। जो लूनी नदी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी है वो है सागी नदी। इसके बाद करते हैं पश्चिम बनास नदी के बारे में दोस्तों। इसका उद्गम नया सनवाड़ सिरोही से है। इसका प्रवाह क्षेत्र दोस्तों सिरोही में, समाप्ति कच्छ की खाड़ी गुजरात में। इसकी विशेषता, इस पर गुजरात का डीसा शहर है दोस्तों। इस नदी के ऊपर गुजरात का डीसा शहर स्थित है। इसमें साबर नदी की बात करते हैं दोस्तों। अरावली की पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल है। अरावली की पहाड़ियाँ झाड़ोल उदयपुर में। इसका प्रवाह क्षेत्र दोस्तों उदयपुर में है। इसकी समाप्ति दोस्तों खंभात की खाड़ी गुजरात में इसकी समाप्ति हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है मात्र 28 किलोमीटर। राजस्थान में जो साबरमती नदी है दोस्तों उसकी लंबाई है आपके 28 किलोमीटर और कुल लंबाई साबरमती नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है परंतु राजस्थान में नहीं बहती है दोस्तों। ये न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र वाली नदी है। सबसे न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र वाली नदी है दोस्तों आपके साबरमती नदी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, प्रमुख शहर अहमदाबाद तथा साबरमती आश्रम इस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। जो साबरमती नदी है उसके किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, प्रमुख शहर अहमदाबाद और साबरमती आश्रम इस नदी के किनारे स्थित हैं। दूसरा आता है आपके बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी ले जाती हैं दोस्तों, वो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र वाली नदियां कहलाती है। बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदियां दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मतलब होता है आपके 3 नदियां एक ही जगह उनका मिलन डेल्टा कहलाता है दोस्तों। राजस्थान में कुल अपवा तंत्र का 24% बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है दोस्तों। जो राजस्थान की कुल जो अपवा तंत्र है जिसमें नदियां बहती है उसमें 24% दोस्तों बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। पहली चंबल नदी और दूसरी है बाणगंगा नदी। चंबल नदी में दोस्तों आपके बनास नदी जो बेड़च, मनाल, कोठारी और खारी मोरेल ये इनके नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है बामिनी नदी, कुराल, मेज, सीप नदी, पार्वती नदी और काली सिंध। ये नदियां इनमें चंबल की नदी में मिलती हैं दोस्तों। और बाणगंगा दोस्तों इसे अर्जुन की गंगा रुंडित नदी कहा जाता है। जो बाणगंगा है उसे रुंडित नदी कहा जाता है। इसका उद्गम दोस्तों बाणगंगा का उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ और इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा और भरतपुर में है। जो बाणगंगा है दोस्तों उसका उद्गम है आपके बेराट की पहाड़ियाँ और इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा और भरतपुर में है। यहाँ पर आपके मानचित्र दिखाया गया है दोस्तों। जो जयपुर की बेराट की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर इस बाणगंगा का उद्गम स्थल है। इसके पास में बेराट सभ्यता स्थित है दोस्तों। ये दौसा होती हुई भरतपुर से यमुना नदी में मिलती हैं दोस्तों। इसकी विशेषता बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में बेराट सभ्यता जो लोहे युगीन सभ्यता है, महाभारत कालीन सभ्यता, मौर्य कालीन सभ्यता, अशोक का भाब्रू शिलालेख, शंखलिपि, बौद्ध स्तूप, बौद्ध के गोल मंदिर के अवशेष भी इसके पास में मिलते हैं दोस्तों। इस नदी पर भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है दोस्तों। जो भरतपुर ज़िला है वहाँ पर इस नदी के ऊपर अजान बांध बना हुआ है दोस्तों। दूसरी आती है आपके बनास नदी। इसे वन की आशा भी कहते हैं दोस्तों। जो बनास नदी है उसे वन की आशा कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से इसका
उद्गम होता है दोस्तों, इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर यानी ये कुल 6 जिलों से होकर गुजरती हैं। इसका समाप्ति स्थल दोस्तों चंबल नदी में होता है। जो ये नदी है वन की आशा वाली, ये इसका समाप्ति चंबल नदी में रामेश्वर सवाई माधोपुर में होता है। इसकी कुल लंबाई आपके बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है दोस्तों 480 किलोमीटर, यानी ये पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली नदी है। ये आती है आपके देखो डायग्राम में आप देखिए, खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली ये जो नदी है, इस पर ये छोटी छोटी सहायक नदियाँ इसके अंदर विलीन हो जाती हैं दोस्तों। खारी नदी, कोठारी नदी, इसरदा, मोरेड़, बेड़च, मेनौल, ये नदियाँ हैं, ये इसमें विलीन होती है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है दोस्तों। इसकी विशेषता, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास बेसिन में लाल पीली मृदा, जो भूरी मृदा का विस्तार है दोस्तों, लाल पीली मृदा यानी भूरी मृदा, उसका विस्तार है दोस्तों। अगर आपने अभी तक मृदा के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मृदा के बारे में आप यहाँ पे देख कर पढ़ सकते हैं दोस्तों। बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम स्थित है दोस्तों। पहला है आपके बनास, बेड़च, मेनौल, जिसे बिगोद, भीलवाड़ा में इसका संगम, त्रिवेणी संगम दिखाई देता है। और बनास, खारी और डाई नदी, ये देवली, टोंक में इसका संगम, त्रिवेणी संगम मिलता है दोस्तों आपको। और तीसरा आपके बनास, सीप और चंबल, इन तीनों का संगम आपको रामेश्वर सवाई माधोपुर में मिलता है दोस्तों। देखते हैं, ये देखिए आपको डायग्राम में दिखा देते हैं एक बार। पहला था आपके देवली, टोंक में खारी नदी और डाई नदी और ये बनास नदी, इन तीनों का यहाँ पे त्रिवेणी संगम मिलता है दोस्तों। दूसरी है आपके बेड़स नदी, मेनौल नदी, ये आप पे यहाँ आकर ये बनास में विलीन होती है, यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम मिलता है। और इसके अलावा तीसरी है दोस्तों यहाँ पे आपके, यहाँ पर देखिए ये सीप नदी, ये बनास नदी और ये चंबल नदी, इन तीनों का यहाँ पे त्रिवेणी संगम दिखाई देता है, यानी यहाँ पर 3 त्रिवेणी संगम आपको मिलते हैं। इसमें बात करते हैं हम बेड़स नदी के बारे में। इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में हुआ था दोस्तों। इसका प्रवाह क्षेत्र यानी बेड़स नदी का उद्गम क्षेत्र आपके गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से है। ये समाप्ति स्थल इसका बनास नदी, बिगोद, भीलवाड़ा में इसका समाप्त हो जाती है, यानी ये बनास नदी में विलीन हो जाती है दोस्तों। इसकी विशेषता, बेड़स नदी का प्रारंभिक नाम दोस्तों आहड़ नदी है, जो उदयपुर में उदय सागर झील के गिरने के पश्चात बेड़च के नाम से जानी जाती है, यानी उदय सागर झील में गिरने के पश्चात इसका नाम बेड़च हो जाता है दोस्तों। इसका प्रारंभिक नाम तो आहड़ नदी है। बेड़स नदी तथा इसकी सहायक नदी गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों। जो बेड़स नदी और इसकी सहायक नदी गंभीरी नदी है दोस्तों, इसके किनारे पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता, जो ताम्र नगरी की खोज की गई है दोस्तों। बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता, ताम्र नगरी की खोज की गई है। इसके बाद आते हैं हम मेनाल नदी पर। मेनाल नदी का दोस्तों उद्गम बेगू, चित्तौड़गढ़ से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से है। समाप्ति ये बनास नदी में बिगोद, भीलवाड़ा में जाकर बनास नदी में विलीन हो जाती है। मेनौल नदी भीलवाड़ा में मेनौल जल प्रपात का निर्माण करती है दोस्तों। जो मेनौल नदी है वो भीलवाड़ा में मेनौल जल प्रपात का निर्माण करती है। कोठारी नदी, इसका उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र दोस्तों राजसमंद और भीलवाड़ा में है। समाप्ति स्थल ये बनास नदी नंदराय गांव भीलवाड़ा में ये बनास नदी में विलीन हो जाती है। कोठारी नदी जो बनास नदी में विलीन हो जाती है। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में मध्य पाषाण काल
कालीन बागोर सभ्यता की खोज की गई है दोस्तों, जहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। जो कोठारी नदी है उसके किनारे भीलवाड़ा में पाषाणकाली बागोर सभ्यता मिलती है, खोज की गई है, जहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं दोस्तों। आपके आगे आती है खारी नदी। इसका उद्गम विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद में होता है दोस्तों। प्रवाह क्षेत्र ये राजसमंद में इसका उद्गम है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक 4 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और ये बनास नदी देवली टोंक में जाकर बनास नदी में मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों चंबल नदी। जो चंबल नदी है वो ये भी आपके यमुना नदी में विलीन हो जाती है। जो ये चंबल नदी है वो यमुना नदी में विलीन हो जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ बनास नदी, कुराल नदी, बामणी नदी, शिप्रा नदी और काली सिंध नदी। और इस काली सिंध की नदी की भी 2 सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा पार्वती नदी, काली सिंध नदी की 2 सहायक नदियाँ दोस्तों आहू नदी है और परवन नदी है। इसमें पहले आती है आपके पार्वती नदी, जिसका उद्गम स्थल सरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। राजस्थान में इसका प्रवेश है दोस्तों आपके करिया घाट 12 में, परवा क्षेत्र 12, कोटा और सवाई माधोपुर में होता है दोस्तों। इसका समाप्ति स्थल आपके चंबल नदी बलिया गांव राजसमंद में इसका समाप्त हो जाती है ये। इसकी विशेषता राजस्थान की एकमात्र नदी है दोस्तों, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को 2 बार सीमा बनाती है। यानी ये जो नदी है आपके वो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को 2 बार सीमा बनाती है दोस्तों। पार्वती नदी। दूसरी आती है काली सिंध नदी। इसका उद्गम स्थल आपके बादली ग्राम पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। इसका राजस्थान में प्रवेश बिंदा झालावाड़ में है दोस्तों। प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ कोटा में है, यानी ये नदी झालावाड़ और कोटा में बहती है। इसका समाप्ति स्थल आपके चंबल नदी नौनेरा कोटा में है दोस्तों। जो नानेरा कोटा है वहाँ पे ये समाप्त हो जाती है चंबल नदी में। इसके बाद हम बात करते हैं आपके आहू नदी। इसका उद्गम स्थल सुसनेर एमपी से होता है, यानी मध्य प्रदेश के सुसनेर से इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। राजस्थान में ये प्रवेश नंदपुर झालावाड़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ है दोस्तों। समाप्ति स्थल काली सिंध नदी गागरोन। ये गागरोन झालावाड़ में जाकर काली सिंध नदी में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद आता है आपके परवन नदी। परवन नदी दोस्तों इसका उद्गम स्थल मालवा का पठार एमपी से होता है। जो मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है वहाँ से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में ये खेड़ीबार झालावाड़ से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और इसका प्रवेश क्षेत्र दोस्तों झालावाड़ 12 और कोटा में इसका प्रवेश क्षेत्र है, माफ़ कीजिएगा प्रवाह क्षेत्र। और इसका समाप्ति स्थल काली सिंध नदी रायपुर कोटा में ये काली सिंध नदी में विलीन हो जाती है। इसकी विशेषता दोस्तों इस नदी के किनारे 12 में शेरगढ़ अभ्यारण्य तथा कोषवर्धन दुर्ग शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, जो कोषवर्धन दुर्ग शेरगढ़ में स्थित है। दूसरी आती है बामिनी नदी। इसका उद्गम स्थल हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में और समाप्ति स्थल चंबल नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है। इसकी विशेषता ये राजस्थान की ओर से चंबल नदी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है दोस्तों। राजस्थान की ओर से चंबल में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। ये जो बामनी नदी है वो राजस्थान की ओर से चंबल में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। चंबल तथा बामनी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों। जो चंबल और बामनी नदी है उसके संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। कुराल नदी। इसका उद्गम स्थल ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ से होता है दोस्तों। और इसका प्रवाह क्षेत्र
चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये भैंस थाना कोटा में जाकर चंबल नदी में विलीन हो जाती है दोस्तों। इसका समाप्ति स्थल है आपके भैंस थाना कोटा चंबल नदी में। चंबल नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का दक्षिण से उत्तर क्रम दोस्तों, जो चंबल नदी में मिलने वाली सहायक नदियां हैं दोस्तों, उसका दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की तरफ का क्रम दोस्तों। पहली आती है आपके शिप्रा नदी जो गुजरात की है, दूसरी है बामिनी नदी, तीसरी है कुराल नदी, चौथी है आपके काली सिंध, पांचवी है बनास और छठवीं है पार्वती नदी। इनका क्रम है आपके दक्षिण से उत्तर की तरफ। ये नदियां हैं जो दक्षिण से उत्तर की तरफ इनका क्रम है। चंबल में मिलने वाली सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम तक क्रम, जो चंबल में मिलने वाली सहायक नदियां हैं दोस्तों, उनका पूर्व से पश्चिम का क्रम दोस्तों। देखो, पहली है आपके पार्वती नदी सबसे पूर्व में, उसके बाद काली सिंध नदी, तीसरी है शिप्रा, चौथी है बामिनी, पांचवी है कुराल और अंतिम पश्चिम क्षेत्र में आपके आती है बनास नदी। पूर्व से पश्चिम राजस्थान की नदियों का सही क्रम, जो पूर्व से पश्चिम है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की तरफ नदियों का सही क्रम। पूर्व से पश्चिम की पहली आती है पार्वती, दूसरी परवन नदी, तीसरी आती है काली सिंध नदी, चौथी आती है आहू नदी, पांचवी चंबल नदी, छठी है बामनी नदी, सातवीं है कुराल नदी और अंतिम आती है बनास नदी, जो पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की नदियों का सही क्रम है। आगे आता है आपके जल की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का क्रम। जल की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम। इसमें पहला आता है सबसे अधिक जल उपलब्ध आपको दोस्तों चंबल में, उसके बाद बनास में, तीसरी में माही, चौथी लूणी और पांचवी आती है साबरमती। यानी जल की उपलब्धता सबसे अधिक आपके चंबल में है, उसके बाद बनास में, फिर माही, फिर लूणी और सबसे कम साबरमती में। जल की उपयोगिता के आधार पर नदियों का क्रम दोस्तों। कौन सी नदी है जिसका जल सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है? पहला है आपके चंबल नदी, दूसरी है बनास, माही, साबरमती और लूणी नदी सबसे अंतिम पर। लूणी नदी का पानी खारा होता है दोस्तों, इसके लिए इसका उपयोग सबसे कम किया जाता है। चंबल नदी का पानी बहुत ही मीठा है, इसलिए इसका उपयोग राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। अफवाह तंत्र जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का क्रम दोस्तों, जो अफवाह तंत्र है उसके अनुसार नदियों का क्रम पहला है बनास, दूसरी लूणी, तीसरी चंबल और चौथी है माही। जो अफवाह तंत्र है दोस्तों जल ग्रहण तंत्र, उसमें बनास सबसे पहले स्थान पर है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात दोस्तों, पहला आता है चूलिया जलप्रपात जो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। ये चंबल नदी पर बना हुआ है। जो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों। इसकी ऊंचाई आपके है 18 से 20 मीटर ऊंची इसकी ऊंचाई है। इसे राणा प्रताप सागर कहा जाता है दोस्तों। दूसरा आता है आपके मैनोल जलप्रपात दोस्तों, ये भीलवाड़ा में है। ये मैनोल नदी पर बना जलप्रपात है। मैनोल नदी पर बना है इसलिए इसका नाम मैनोल जलप्रपात है दोस्तों। तीसरा आता है आपके भीमताल जलप्रपात जो बूंदी में है। बूंदी पर मांगली नदी के ऊपर स्थित है भीमताल जलप्रपात। मांगली नदी पर बूंदी में भीमताल जलप्रपात स्थित है। चौथा आता है अंतिम आपके अरना झरना जलप्रपात जो जोधपुर में है दोस्तों। जोधपुर में अरना झरना जलप्रपात है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। और आपसे एक निवेदन है,
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।